हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन का। जो टर्मिनल क्वेश्चंस था उसके पार्ट 2 पर हैं। और मैंने यहाँ तक जो है सारी चीज़ें बता दिया था, यानी क्वेश्चन नंबर 10 तक आप इस लायक बन गए हैं कि आप खुद से सोल्व कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हो पर्सनल तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ चीज़ें कर सकते हैं। एनीवे, आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो इसको एक बार रफ कर लेते हैं, साथ में क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। तो फटाफट अपने बुक्स को, या पीडीएफ हो तो आप पीडीएफ अपने खोल सकते हैं, पीडीएफ आपके पास ना हो तो आप क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। जैसे भी हो, या आप यहाँ समझ सकते हैं। कॉपी पेन तो तैयार आपको रखना बहुत ज़रूरी है, साथ में मिलकर करेंगे। तो आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस करेंगे उन चीज़ों पे जिसमें कि फ्रिक्शन वगैरह आता है या और भी बाकी चीज़ें आती है। तो उसमें कैसे जो है हम फ्री बॉडी डायग्राम बना के उसको सोल्व कर सकते हैं। तो उस चीज़ को समझते हैं। जब तक मैं पढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, हाउ डज फोर्स acting on a block in the direction shown here keep the block from sliding down the vertical wall। यानी कि अभी एक पिक्चर यहाँ पर मैं बना के आपको दिखाता हूँ, जिस पिक्चर में अभी आपको इसमें पूछा है कि हाउ डज ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए ब्लॉक। मतलब इसमें आपसे जो है किस तरीके से फोर्स वर्क करेगा, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। यानी इसमें आपको कोई वैल्यू नहीं निकालनी है ना, कोई वैल्यू यहाँ पर कुछ इस तरह का दिया है, बस आपको ये दिखाना है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा। तो डायग्राम में आपको बना के दिखाता हूँ, क्लियर करता हूँ कि डायग्राम है क्या, और उसके बाद फिर हम इसके फ्री बॉडी डायग्राम पे बात करेंगे। तो जैसा कि इसने दिखाया है कि जैसे ये वाला एक बॉल है, ठीक है, ये एक वॉल है, और वॉल में क्या है, यहाँ पर जो है आप देखते हैं कि ये बना हुआ है एक ब्लॉक है। ये इस तरीके से एक ब्लॉक है, यहाँ पे देखिए ये इस तरीके का ब्लॉक है। ये हो गया ब्लॉक आपका। अब इसमें क्या कहता है, एंगल सबटेंडेड बोल रहा था। देखिए एंगल जो दिया होगा यहाँ पे, जो एंगल दिया है इस वाले से, आप देखिए यहाँ से ये जो एंगल दिया है यहाँ पे, तो ये जो एंगल मेजरमेंट है, ये एंगल 30 डिग्री है। राइट, कितना है, 30 डिग्री है इस तरीके से। और ये वॉल दीवार हो गया आपका। चलिए, ये चीज़ें क्लियर हो गई है। तो आइए इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम एक बार बना लेते हैं, क्योंकि जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। देखिए जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो उस कंडीशन में हमें सारे फोर्सेस को देना होता है, साथ में हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जो वेक्टर फोर्सेस होते हैं उनको कंपोनेंट्स में ब्रेक करना होता है। और मैं अगर आपको ये वेक्टर का कैसे सम होता है या वेक्टर कंपोनेंट में कैसे ब्रेक करते हैं चीज़ें का नहीं मालूम है, आइडिया नहीं है, तो आप मेरा एक बेसिक फिजिक्स का वीडियो है जिस पे आप जाएंगे तो एक आध 1.5 घंटे का होगा, जिसमें पूरा मैंने बेसिक बताया, जिसमें मैंने वेक्टर के बारे में भी बताया। राइट, वैसे यहाँ पर सोल्व करते जाएंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा और आपको पता चलता जाएगा। तो आइए एक बार इसको फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया जाए कि किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो देखिए अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर बनाऊँ, ये वाला है, इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो यहाँ सेंटर से हम लोग फोर्सेस को कैलकुलेट क्या करेंगे यहाँ से। अब ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए एक फोर्स तो हमेशा जो mg नीचे की ओर लगता है, बोलिए लगता कि नहीं लगता है? जी हाँ, mg तो हमेशा नीचे की ओर लगता है भाई। ये तो वो फोर्स है जो ग्रेविटी अपनी ओर खींचती है, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो अगर इस तरह का होगा तो। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है आप ध्यान से देखेंगे तो एक फोर्स लग रहा है, ये वाला। इस फोर्स को हम F मान लेते हैं, ये फोर्स F है जो यहाँ पर लग रहा है। यानी कि अगर आप इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो आप फोर्स लगा रहे हैं, अगर इसको लाइन को मैं आगे बढ़ा दूं ऐसा करके, तो यहाँ से मुझे ये वाला डायरेक्शन मिलेगा फोर्स का। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, जो ये वाला आएगा। यही वाला लग रहा है, मैंने केवल आगे बढ़ा दिया, कुछ टेढ़ा हो गया तो नहीं कर सकता, लेकिन यही वाला लाइन आगे बढ़ेगा। जो फोर्स F लग रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। और ये जो फोर्स F लग रहा है तो इसका जो एंगल है, एंगल का अगर आप हिसाब किताब देखेंगे तो एंगल के हिसाब किताब, मैंने फ्रिक्शन का फोर्स नहीं लगाया है यहाँ पर, केवल मैं एंगल का हिसाब किताब बता रहा हूँ। तो यहाँ ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मतलब है कि अगर इसको आप इधर की ओर बढ़ाएंगे ऐसे करके, आप ध्यान से देखिए, इधर की ओर बढ़ाएंगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा, ये वाला 30 डिग्री बनेगा। देखिए ये बनेगा 30 डिग्री। अगर F को मैं इधर पहुंचा दूं तो मतलब यहाँ पर ये बन रहा है 30 डिग्री। दिस इज द फोर्स, 30 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। तो अगर यहाँ ये 30 डिग्री बन रहा है, यानी ये दो कंपोनेंट में ब्रेक करेगा। कौन से कंपोनेंट में ब्रेक करेगा? दो कंपोनेंट में। तो एक कंपोनेंट जब ब्रेक करेगा यहाँ से, यहाँ ये 30 का मतलब मैं सीधा 30 यहाँ बना देता हूँ। अगर वहाँ 30 है मतलब ये 30 यहाँ पर बनेगा, ठीक है। इसके साथ मैं बनाता हूँ, दिस इज द 30, ठीक है। यहाँ पर बना देते हैं हम लोग 30, क्योंकि अगर इसको आप एंगल्स को आगे थोड़ा सा और आगे आप बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे
कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर 30 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है कि ये यहाँ 30 है, तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल 30 हो जाएगा। तो दो पार्ट में ये ब्रेक करेगा। कितने पार्ट में ब्रेक करेगा? दो पार्ट में ब्रेक करेगा। तो एक अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन में ब्रेक फोर्स का कंपोनेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में होगा। तो जो वर्टिकल में होगा, मैं उसको ब्लू मार्कर से कह देता हूं, जो आपका वर्टिकल में होगा वो वाला क्या हो जाएगा, देखिए इस डायरेक्शन में हो जाएगा। जिसके पास थीटा होता है वो कॉस थीटा वाला होता है, यानी ये हो जाएगा एफ कॉस 30 डिग्री। और ये वाला जो हो जाएगा इधर की ओर जो हो जाएगा यहां से, ये हो जाएगा एफ साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये एफ साइन 30 डिग्री हो गया। ये दो कंपोनेंट हमने इस पर ब्रेक कर दिया, एफ कॉस 30 डिग्री और एफ साइन 30 डिग्री। तो देखिए mg को ब्रेक करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि mg ऑलरेडी एक वर्टिकल लाइन में, चूंकि देखिए सबसे पहले एक फ्रेम लेना होता है। तो यहाँ जो हमारा बच्चों फ्रेम है, मान के चलिए अपने हिसाब से फ्रेम ले सकते हैं। तो कई देखिए फ्रेम यहाँ पर हमारा ये है, दिस इज आवर फ्रेम, ये हमारा फ्रेम है। ठीक है, अब आप इसको चाहें तो बाई कह सकते हैं या सिंपली इसको वर्टिकल कह सकते हैं। आप बाई कह लीजिए, वर्टिकल कह लीजिए या बाई एक्सिस भी कह सकते हैं। इसको आप सिंपली हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल है, या इसको आप एक्स बोल सकते हैं। तो दो चीजें हैं आपको लिखने के। तो अगर मैं यहाँ पर दो कंपोनेंट बनाता तो एक कंपोनेंट इधर की ओर जाता, इस तरह से आगे की ओर जाता, जो कि बाई को रिप्रेजेंट करता, और दूसरा कंपोनेंट एक्स को करता। तो इसीलिए जो है हम कोशिश करेंगे कि एक्स और बाई के लाइन में ही वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में सारे फोर्सेस आ जाएं। अगर मान के चलिए कोई फोर्स, जैसे ये वाला एफ था, ये इधर की ओर था, ये एफ इधर है, तो अब यहाँ पर एफ इधर है, यहाँ ये 30 बना रहा है, तो हुआ ना, ये वाला हो जाएगा एफ बाई और ये वाला क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। यहाँ पे दो कंपोनेंट टूट गया। तो ये जो आपका एफ बाई ब्रेक किया वो कैसे ब्रेक किया, ये वाला एफ बाई ब्रेक किया आपका एफ कॉस 30 डिग्री, और ये वाला आपका ब्रेक क्या कर गया, एफ साइन 30 डिग्री। इस तरह से यहाँ पर ये ब्रेक कर गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए सिंपली इसी लाइन पर अगर एम जी है तो उसे थोड़ी ना ब्रेक करना है, अगर कोई और होगा तो उसको देखेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा। अब देखिए ध्यान से, आपको एक चीज समझ में आएगी यहाँ पे कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। हाउ डज अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए ब्लॉक इन द डायरेक्शन शोन हेयर कीप द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन द वर्टिकल वॉल, यानी कि ये नीचे की ओर आना चाह रहा है। कैसे आना चाह रहा है, नीचे की ओर भाई आना चाह रहा है। तो अगर ये नीचे की ओर आना चाह रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, अब मेरी बात समझिए, नीचे की ओर आना चाह रहा है तो इसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कैसे कैलकुलेट होगा, ये थोड़ा सा आपको माइंड में सोचना होगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होगा। तो अगर ये ब्लॉक मान के चलिए नीचे की ओर आ रहा है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो ऊपर की ओर लगेगा, और अगर ये ऊपर की ओर जाता तो जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो किधर की ओर लगता, नीचे की ओर लगता। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ही समझ में आएगी कि कुछ इस तरीके से था कि जैसे ये नीचे आ रहा था और इसको जो है ऐसे हम लोग पकड़ रखे थे, ऐसे करके फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे करके फोर्स लगा रहे हैं, रोकने के लिए ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जब ये टच करेगा इस वॉल को, ये ब्लॉक जब टच करेगा तो एक नॉर्मल फोर्स भी क्रिएट होगा। कौन सा नॉर्मल फोर्स क्रिएट होगा, तो इधर की ओर एक नॉर्मल फोर्स भी क्रिएट होगा। ये देखिए, इसको मैं एफ एन कह देता हूँ, जो एक नॉर्मल फोर्स क्रिएट होगा, जो कि ये लगेगा किसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर, क्योंकि हम वो सारे फोर्सेस यहाँ दिखाना चाह रहे हैं जो ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। तो वॉल एक नॉर्मल फोर्स भी क्रिएट करेगा यहाँ पे, राइट। अभी हम देखेंगे इक्विलिब्रियम में कौन कैसे होगा। और जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो लगेगा ऊपर की ओर। ये जो फ्रिक्शन का फोर्स है ये एफ एस बोल देते हैं इसको, स्टैटिक फ्रिक्शन है, चूंकि मूवमेंट है नहीं, तो ये लगेगा ऊपर की ओर यहाँ पे। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ चीज़ें हम फटाफट लिख लेते हैं जरा। तो आप यहाँ से देखेंगे कि सबसे पहली बात तो आप एक चीज़ समझिए कि यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, इक्विलिब्रियम की बात करें, जब ये मूव नहीं करेगा तो ये इसको बैलेंस करेगा, यानी ये जो एफ एन है ये होगा एफ साइन 30 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, ये इसको कर देगा, चूंकि इसके अपोजिट ये लग रहा है, इसके ये लग रहा है, तो एक कंपोनेंट तो ये हो गया। और आपका जो एफ एस है, यहाँ पर जो एफ एस है ऊपर नीचे वाला, तो ऊपर जो वर्टिकल फोर्स लग रहा है और जो नीचे का लग रहा है डाउनवर्ड में लग रहा है, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ही इक्वल हो जाएगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। तो ये तो हमने ले लिया अलोंग, ये ले लिया हमने अलोंग वेयर, हमने लिया अलोंग हॉरिजॉन्टल, ये तो अलोंग हॉरिजॉन्टल हमने ले लिया। अगर हम अलोंग वर्टिकल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एफ एस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी प्लस एफ कॉस 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ये कब हो गया, अलोंग
वर्टिकल, ये वर्टिकल में हो गया आपका, वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया आपका। ऑल्सो हम कह सकते हैं कि अगर आपको एफ एस मालूम करना है तो यहाँ पर आपको म्यू एस, मतलब ऐसे जनरल लिखना है यहाँ पर म्यू एस, और साथ में आपको जो एफ एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एफ एन आपको तो मालूम है क्या है, तो यहाँ हो जाएगा म्यू एस एफ साइन 30 डिग्री। ठीक है, नॉर्मली हम पढ़ते थे अब तक, वो पढ़ते थे ये कि कुछ इस तरीके का अर्थ इस तरीका है, और यहाँ पर है तो यहाँ पर जो था ये एम जी होता था, और यहाँ नॉर्मल एफ एन होता था, तो ये इसके इक्वल होता था। लेकिन इस बार इसको हमने पलट दिया ऐसे, तो एम जी तो नीचे आ गया, तो अब ये वाला कंडीशन तो है नहीं, अब तो ये वाला कंडीशन है। तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर मतलब ये मूव नहीं करेगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम रहने के लिए इतनी सारी चीज़ें होंगी तो मूव नहीं करेगा। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आ जाते हैं। तो ये आपने देखा लगभग 10 मिनट का समय भी इसमें मैंने दिया है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बात करते हैं। 1.2 kg ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल मतलब नॉर्मल जैसे आप रखते हैं, तो 1.2 kg ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.5, यानी म्यू एस की वैल्यू दे दिया आपको। What will be the magnitude and direction of the force of friction on the block when the magnitude of the external force acting on the block in the horizontal direction? यानी कहता है कि ब्लॉक पे अब क्या होगा मैग्नीट्यूड यहाँ पर फ्रिक्शन का, जब यहाँ एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जैसे नॉर्मली जो है एक ब्लॉक ऐसे करके रखा हुआ है, मान लीजिए घर पे फर्श होता है ना, वहाँ पर एक बक्सा रखा हुआ है, तो मान लीजिए छोटा सा है जिसका वजन 1.2 kg मान लीजिए, और उस बक्से और जो सरफेस है उसके बीच का आप मान के चलते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.5 दे रखा है। अब इधर से आके कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में से करके उसको फोर्स लगाएगा तो ऑब्वियसली उसके उल्टा डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रिक्शन तो रूल कहता है कि अगर आप जिधर भी फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में मतलब उसको रोकने की कोशिश करेगा। वो समझ में आ रहा है आपको? तो जब रोकने की कोशिश करेगा यहाँ पे, तो वहां से आपको कैलकुलेट करना कि भाई क्या कुछ आएगा। और ऑप्शन दे रखा है क्या लिखा ए बी सी, ऐसा अच्छा अलग अलग दे रखा है। एक दे रखा है 0 न्यूटन, बी दे रखा है 4.9 न्यूटन और 9.8 न्यूटन। अच्छा अलग अलग दे रखा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक बार एक्सटर्नल फोर्स 0 न्यूटन लेना है, यानी कि आपने कोई फोर्स नहीं लगाया तब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी। एक बार आपको लगाना है 4.9 न्यूटन, जब हम लगाएंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, और जब एक बार 9.8 न्यूटन लगाएंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसको एक बार हम लोग रफ कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, और इनके क्वेश्चंस बड़े मतलब एक बार आप सीख लेंगे तो बाकी चीज़ें भी आपको आसान हो जाएगा। कुछ चीज़ें तो मैं बहुत दिन से डिमांड था आपका, पिछले मंथ से ही था, लास्ट मंथ से था, तो हमने सोचा कि नहीं भाई इस चीज़ को जो है क्लियर करना ज़रूरी है, तो हमने कहा चलो इसको पहले क्लियर ही कर देते हैं। जो डाउट कम से कम है अभी एक केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर से आ रहा है तो उसको भी कर देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट वगैरह में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं तो करते हैं। चलिए पहले इसका एक डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, एक रफ डायग्राम बनाते हैं, कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि फ्री बॉडी डायग्राम भी हम आराम से कर सकें। जैसे कि मान के चलिए कि ये वाला अगर आपका ये आपका फर्श हो गया, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया, और इसी के ऊपर जो है आपका रखा हुआ है जो भी बॉक्स वगैरह इसी के ऊपर रखा हुआ है, तो ये इसके ऊपर जो है सीधा बन जा भाई इस तरह से। देखिए इसके ऊपर ही रखा हुआ है, ये इसका सेंटर है, यहीं से सारा हम काम कर लेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर रखा हुआ तो आप देखेंगे कि सबसे पहली बात तो नॉर्मली भी आप बनाएंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम में यहाँ एम जी आना ही आना है। बोलिए बिल्कुल एम जी आएगा, नहीं ये तो आपको दिमाग में सेट करना है कि भाई कोई भी नीचे एम जी आएगा फ्री बॉडी डायग्राम में। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं कि आप जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किधर लगाना चाहते हैं। उससे पहले नॉर्मल फोर्स भी दे देते हैं। नॉर्मल फोर्स कई बार एनसीईआरटी वगैरह में जो है एन से होता है, कई बार आपके सिलेबस में एफ एन से दिया जाते हैं, एफ एन ही हम दिखाएंगे, ये तो इसको बैलेंस कर देता है। अच्छा कई लोग कहते हैं ना कि ये वाला इक्वल क्यों होता है, यानी कि ये जो नॉर्मल फोर्स है और ये जो ग्रेविटी का फोर्स होता है ये इक्वल क्यों होता है। तो एक बात मुझे आप बताएं कि जब यहाँ पर मैं इधर से या इधर से फोर्स लगाऊंगा तो क्या ये हवा में उड़ेगा क्या, यानी इस कॉन्टेक्ट को छोड़ेगा क्या, इसके ऊपर उड़ेगा, नहीं उड़ेगा ना। तो जब इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट ही नहीं है, इस डायरेक्शन में कोई मोशन ही नहीं है, तो मतलब फोर्स नेट फोर्स 0 हो गया ना, इसीलिए दोनों इक्वल हो जाते हैं।
अगर ब्लॉक ऐसे जाता ऊपर उठता, फिर ऐसे होता, फिर जाता, फिर आगे जाता, फिर जाता, फिर जाता, तब यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाता। ये तो बिल्कुल टच में जा रहा है, एकदम टच में ही है। इस ये नीचे वाले प्लेन को तो ये टच छोड़ ही नहीं रहा है, और टच छोड़ देगा तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा फिर। तो इसीलिए ये वाला जो वर्टिकल डायरेक्शन होता है इसको हम लोग इक्विलिब्रियम में जीरो ले लेते हैं, मतलब वर्टिकल जो है इक्वल हो गया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब इधर बात करते हैं, तो आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं कि आप उधर से फोर्स लगा रहे हैं, इस बात पर डिपेंड करेगा कि फ्रिक्शन किधर लगेगा। अगर आप फोर्स इधर से लगाएंगे तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, और अगर आप फोर्स उधर से लगाएंगे तो फ्रिक्शन इधर से लगेगा। तो आपके हिसाब से मैं अगर इधर से फोर्स लगा दूं कि चलिए इधर से फोर्स लग रहा है, यहाँ से मैं बात करता हूँ, ये फोर्स इधर लग रहा है इस तरीके का, ये इसको फोर्स लग रहा है, ये एफ मान लेते हैं कि इधर से ही लग रहा है, एफ लग रहा है यहाँ पे। तो जब यहाँ एफ लग रहा है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन कौन सा हो जाएगा, तो फ्रिक्शन देखिए लगेगा तो यहाँ पे, मैं यहीं पर बना देता हूँ, फ्रिक्शन यहाँ पर लगेगा इस तरह से, इधर की ओर लगेगा फ्रिक्शन, तो यहाँ पर ये एफ एस लग गया, मान के चलते हैं एफ एस लग गया, यहाँ पर फ्रिक्शन लग गया, यहाँ पर एफ एस। ठीक है, अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम चूंकि बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर ना देके इसी, चूंकि डायरेक्शन तो यही है, लग तो यही रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बना देता हूँ, ये हो गया एफ एस, हो गया, यहाँ बना देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि हाँ भाई फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन तो यहीं पर लगेगा, फ्रिक्शन तो यहीं लगेगा, तो मैं इसको यहाँ पर दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ से क्लियर हो जाता है सारी चीज़ें। अब कोई भी ऐसा फोर्स यहाँ पर नहीं है जो कि लंगड़ा टेढ़ा तिरछा हो, हमारा बिल्कुल फिट कर जा रहा है, जो कि होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से एक बार चीज़ें लिख लेते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर m की वैल्यू दे रखा है 1.2 kg, और म्यू की वैल्यू दे रखा है 0.5, जी की वैल्यू आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इतनी चीज़ें आप जानते कि नहीं जानते हैं? तो इसके हिसाब से अगर आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें निकालनी हो, कुछ चीज़ें कैसे निकालनी हो, जैसे आप बोल सकते हैं कि अगर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है तो कैसे निकालते हैं फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब आप ये समझिए इसकी औकात एक बार जान लेते हैं, इसकी औकात जान लेते हैं। अगर आपने इस लेक्चर नहीं देखा लॉज ऑफ मोशन के फ्रिक्शन वाला, आप देखिए औकात का मतलब होता है कि कोई बक्सा है, देखिए कोई बक्सा है, यहाँ पर कोई बक्सा है। अब जो उसका मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालने का फार्मूला होता है वो होता है म्यू एस इंटू लगने वाला नॉर्मल फोर्स। ऐसे रफली ले लेते हैं कि मान के चलिए 100 न्यूटन उसकी औकात है, यानी 100 न्यूटन तक वो अपना फोर्स लगा सकता है। तो अगर हम 100 न्यूटन से नीचे यानी कि 10 न्यूटन का लगाएंगे, है ना, 10 न्यूटन का लगाएंगे, तो न्यूटन के थर्ड लॉ से वो 100 न्यूटन उसकी कैपेसिटी तो है, लेकिन 100 न्यूटन नहीं लगाएगा। भाई ऐसे समझिए इधर से किसी ने 10 तीर मारा, जैसे कि लड़ाई होती है, या 10 मान के चलिए कि 10 जो है बारूद फेंकेंगे, तो उधर से भी वो 10 बारूद फेंकेगा। ऐसे समझते हैं, यदि सर 10 पत्थर मारा तो न्यूटन का थर्ड लॉ, उधर से भी 10 पत्थर आएगा, 90 पत्थर रखेगा वो अपने पास। तो ऐसे ही 100 न्यूटन की कैपेसिटी है, तो वो जो है हमने 10 न्यूटन लगाया तो वो भी 10 न्यूटन लगाएगा, हमने 20 न्यूटन लगाया उसने भी 20 न्यूटन लगाया। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है उस बक्से को मूव नहीं करने देना, यानी फ्रिक्शन कहता है कि हम इसको हिलने नहीं देंगे, हम इसको रेस्ट में रखेंगे। अब हमारी कैपेसिटी कितनी है तो उससे पहले ये जान लेना पड़ेगा कि उसकी कैपेसिटी कितनी, हम 2 लोग मिलकर कर लेंगे, 3 लोग मिलकर कर लेंगे। तो जब हमने लगाया 90 न्यूटन तो उसका 100 का औकात है तो उसने 90 लगा दिया। हमने लगाया 99 न्यूटन, उसने भी लगाया उल्टे 99 न्यूटन। हमने लगाया 100 न्यूटन, उसने भी लगाया 100 न्यूटन। इसकी औकात 100 न्यूटन की थी। अब हमने लगाया 110 न्यूटन, हैं? हमने लगाया 110 न्यूटन। अब बेचारा 110 लगा ही नहीं सकता है, उसके पास तो 100 ही है, तो अपना पूरा बेस्ट देगा और 100 न्यूटन लगा देगा। लेकिन हमारा क्या है 110, और वो क्या लगा रहा है 100 लगा रहा है, यानी जो एक्स्ट्रा 10 न्यूटन है उसकी वजह से बक्सा थोड़ा सा हिलेगा। हम लगा देंगे 150 न्यूटन, तो 100 का 100 कैंसिल हो जाएगा, 50 न्यूटन जो एक्स्ट्रा है उससे बक्सा थोड़ा और आगे मूव कर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बक्से की क्या स्पीड होगी, तो 100 न्यूटन कैंसिल करने के बाद ही पता चलेगा। जो जितना हम लगाएंगे उसमें 100 न्यूटन हटाना पड़ेगा, उसके बाद जो बचेगा वही बक्से को मूवमेंट देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी फ्रिक्शन की अपनी एक लिमिट होती है, अपनी एक औकात होती है, अपना एक वो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है वो होता है। तो अगर यहाँ पर हम मैक्सिमम निकालते हैं तो मैक्सिमम निकालने के लिए सबसे पहले आपको Fn पता करना पड़ेगा कि Fn क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं Fn इज इक्वल किसका, mg के इक्वल हो जाएगा। तो अगर mg के इक्वल होगा तो 1.2
मल्टीप्लाई जी लेते हैं 9.8, तो यहाँ से नीचे 10 हो गया और यहाँ से नीचे 10 हो गया। समझ में आ रहा है आपको बात? तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 12 × 96, हाथ में 9 और बरनमा टोटल से, तो 108 और 9 आप ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, जोड़िए 108 और 9 कितना होता है 117 और अपॉन कितना है 100। तो ये आपको यहाँ पर मिल गया नहीं यहाँ पे। चलिए इसको ऐसे ही रखते हैं थोड़ा सा, ये न्यूटन में मिल गया आपको। अब यहां से निकाल लेते हैं जरा मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा, एफएस मैक्सिमम निकाल लेते हैं कि इसकी कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है निकालने की। तो अगर आप एफएस मैक्सिमम निकालेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे कि ये होता है म्यू एस और एफ एन यानी नॉर्मल फोर्स। तो अभी हम एक एक करके सोल्व करेंगे, पहले पता तो कर लें कितना है इसका औकात, कितना लगा सकता है और हम कितना दे रहे हैं। तो 0.5 मल्टीप्लाई 176/100, इसको भी अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये भी आ जाएगा 10 में। तो टोटली आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग, यहाँ पर मैं आपको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 × 5 = 30, हाथ में 3, और 7 × 5 = 35, 3 × 38, हाथ में 3 है नी, और 5 × 3 = 8। अरे कितना आ गया, फिर से करते हैं, 6 × 5 = 30, 0, हाथ में 3, 7 × 5 = 35, 3 × 38, हाथ में 3, और 5 × 1 = 5 और 3 × 8 हो जा रहा है। तो गलत दे रखा है बुक में फिर तो, ये जो आपका सोल्यूशन दिया, और ये हो गया 1 2 3 इस तरीके का हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से जो है आप इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल आउट कर देंगे, राइट, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, बाकी आपका कितना बच गया तो आप इसको देख लीजिए सॉल्व करके कितना बच गया आपका। अच्छा यहाँ पर जो है 117 होगा, ये छूट गया है, तो यहाँ भी 117 लगाना पड़ेगा। मुझे भी चिंता में आ गया, क्या हो गया भाई, है कि नहीं अब यहाँ कर लेते हैं अपना, अब बढ़िया से हो जाएगा। 6 × 5 = 30 के 0, हाथ में 3, और 7 × 5 = 35, 3 × 38, हाथ में 3, 5 × 1 = 5, 3 × 8 और ये 5, और नीचे कितना आ गया 1 2 3, ये 0 0 कट गया, तो ये आ गया 5.88 न्यूटन। क्या बात है, यानी ये इसकी मैक्सिमम है 5.88 न्यूटन जो है, ये इससे ज़्यादा नहीं लगा सकता है। अब आप देख लीजिए, अगर आप इससे नीचे लगाएंगे कोई भी तो उतना ही ये लगाएगा, मतलब इसकी जो औकात है वो है 5.88 न्यूटन की, और मैं लगाऊंगा 3 न्यूटन, मैं लगाऊंगा 4.9 न्यूटन, मतलब अगर इससे नीचे लगाऊंगा तो फिर ये 5.88 नहीं लगाएगा, ये उतना ही लगाएगा जितना मैं लगाऊंगा, ठीक है। ये 5.88 तब लगाएगा जब आप इसके बराबर या इससे ज़्यादा लगाएंगे, यानी कि अब ये देखेगा कि भाई ये तो हमसे भी बड़ा है, ये हमसे ज़्यादा है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब उतना ही लगाएगा। सीधी सी बात है, अपनी क्षमता तक ये पूरा अपना रोकने की कोशिश करता है। तो एक एक करके बात करते हैं जरा। ए वाले में दे रखा था यहाँ पे कि यदि एफ एक्सटर्नल जो लग रहा है यदि 0 न्यूटन होगा, यदि वो 0 न्यूटन होगा, तो भाई अगर एफ एक्सटर्नल 0 न्यूटन है तो ये 0 है, तो मैक्सिमम यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि एफ एस कितना हो जाएगा, आप समझिए एफ एस कितना हो जाएगा। अगर ये 0 है तो एफ एस क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इस फ्रिक्शन को, स्टैटिक फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ एस भी कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन हो जाएगा। सेल्फ, यहाँ लिख सकते हैं ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, जो भी बोलिए, बिकॉज ऑफ सेल्फ एडजस्टिंग नेचर, ठीक है, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। बी वाले पे हम लोग आ जाते हैं। तो अगर आप बी वाले पे आते हैं तो यहां पर आप देखेंगे ध्यान से कि बी वाले में दे रखा था, कितना न्यूटन दे रखा था, 4.9 न्यूटन। तो अगर एफ हम लगाएंगे 4.9 न्यूटन, समझिए मेरी बात ध्यान से, तो अब इसकी औकात थी 5.88 न्यूटन की और हम लगा रहे हैं 4.9 न्यूटन। तो ये जो 4.9 न्यूटन हम लगा रहे हैं, ये 5.88 न्यूटन से कम है या ज़्यादा है, तो कम है, तो ये भी 4.9 न्यूटन ही लगाएगा, ज़्यादा नहीं लगाएगा। आप मेरी बात समझिए यहाँ पे। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे, यहाँ पर जो एफ एस होगा वो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 4.9 न्यूटन ही होगा। और अगेन यही सारे आंसर, इस पर सोल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर है। अच्छा सी वाले पे आते हैं। सी वाला है
F इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। अब यहां पर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो है अब हम इसकी कैपेसिटी से ज्यादा यहां पर लगा रहे हैं, इसकी कैपेसिटी से ज्यादा लगा रहे हैं। लेकिन ये आपसे जो पूछ रहा था वो ये पूछ रहा था कि भाई हाँ फ्रिक्शन का फोर्स कितना लगेगा, ये आपसे पूछ रहा था, और कुछ नहीं पूछ रहा था। तो देखिए जब यहां पर F 0 था तो इसने भी 0 लगाया, 4.9 था तो इसने भी 4.9 लगाया। अब 9.8 है तो बेचारे के पास इतनी कैपेसिटी, मन तो करता होगा कि इसको 9.8 से, जैसे होता है ना सामने वाला अगर ताकतवर होता तो मन करता हम भी ताकतवर होते हैं इसको पटक देते हैं, लेकिन अपने पास जितनी लिमिटेशन है, जितनी औकात होती है ना, जितना ताकत उतना तो कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं मामला आगे निकल रहा तो शांत हो जाते हैं। तो जितना ये लगा सकता है तो 9.8 हो यानी 5.88 या उससे ज़्यादा आप लगाएंगे तो इसकी जितनी कैपेसिटी फिर उतना ही लगाएगा। तो यहाँ जो एफएस हो जाएगा मैक्सिमम लगा देगा, ये लगा देगा 5.88 न्यूटन लगा देगा, एकदम मैक्सिमम लगा देगा ये, क्योंकि अब ज़्यादा लगा नहीं सकता ये। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर है, अगले हम आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्योंकि एफएस के बारे में पूछ रहा था तो जो पूछ रहा था उसी पर हम बात करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में सब लग रहा है, ये सब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रिक्शन के बारे में। देखिए इसमें भी हमने लगभग 10-12 मिनट समय दे दिया आपको। तो एक क्वेश्चन पे 10-12 मिनट के समय का मतलब समझते हैं। अब आपको आगे से इन न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अगर आप सही से इसको समझ रहे हैं तो। ठीक, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का आता है कि फॉर ए ब्लॉक ऑन सरफेस, for a block on a surface the maximum force of a static friction is 10 न्यूटन। यानी इसकी औकात दे दिया कि कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगने वाला है जी और उसकी औकात 10 न्यूटन की है। What will be the force of friction on the block when a 5 Newton external force is applied to it parallel to the surface on which it is resting? मतलब ये कह रहा है कि कोई ब्लॉक है, अब कोई ब्लॉक है उसकी औकात जो फ्रिक्शन लगने की वो 10 न्यूटन की है। तो क्या होगा यदि हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, तो वही वाली बात होगी, 10 न्यूटन उसकी औकात है। तो क्या अच्छा तुम 5 न्यूटन लगा रहे हो, हमारे पास 10 न्यूटन की औकात है, वो भी 5 न्यूटन लगा देगा हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ 8 न्यूटन अगर मैं फोर्स लगाऊंगा उस पर तो वो भी 8 न्यूटन फ्रिक्शन लगाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ 9 न्यूटन में लगाऊंगा तो वो भी 9 न्यूटन लगाएगा। लेकिन अगर मैं 11 न्यूटन लगाऊंगा तो वो अपना जितना मैक्सिमम है 10 न्यूटन लगाएगा, क्योंकि हम क्रॉस कर दिया हमने उसकी लिमिट को। अगर मैं 15 न्यूटन लगाऊंगा तो 10 न्यूटन ही लगाएगा। मतलब 10 या उससे ज़्यादा आप लगाएंगे तो 10 अरे भाई उसके 10 की क्षमता है तो एक्स्ट्रा कहाँ से लगा देगा, क्या मजाक करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। What minimum force F is required to keep a 5 kg block at rest on inclined plane of inclination 30 degree? इंक्लाइंड मतलब स्लोप होता है, हैं? बचपन में होता है ना कई सारे ऐसे करके स्लोप होता है, फिसलते हैं ऐसे करके, या तो अब तो खिलौने में आ गया, बहुत सारे जो है झूले लग जाते हैं पार्क वगैरह में ऐसे करके। तो इंक्लाइंड होता है, इंक्लाइंड मतलब होता है कि ज़मीन से वो कितना खड़ा है। देखिए ऐसे रहेगा तो 90 डिग्री है, और ऐसे ऐसे जितना कम करते जाएंगे तो एंगल घटते जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि अगर एंगल कम हो यानी 30 डिग्री के आसपास हो तो वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि बच्चा जो गिरेगा नहीं, आराम से वो फिसलते आएगा। लेकिन अगर ऐसे खड़ा रखेंगे ना तो सीधा स्लोप करके नीचे गिर जाएगा, पम्प से नीचे गिरेगा। तो इंक्लाइंड है 30 डिग्री का। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइंड प्लेन इज 0.25। तो ये जो फिसल रहा है ऐसे करके ब्लॉक उस पर या कोई भी फिसल रहा है तो उसके जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.25 है। तो क्या इंटरेस्टिंग सवाल इसमें दिया है। अब तो आप खुद भी इसको बना सकते हैं, लेकिन चलिए मिल के बनाते हैं और मज़ा आएगा साथ बनाने में। मतलब क्वेश्चंस में जान डाल देना चाहिए। कब तक आप थ्योरी के हिसाब से पढ़ेंगे, कुछ प्रैक्टिकल भी दिमाग लगाइए। ये तो आम लाइफ में भी चीज़ें होती रहती हैं, रटते जो है रट्टू मर बन जाते हैं, और जैसे ही सामने क्वेश्चन आता है ना फिर एकदम कहते हैं अरे यार ये तो लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, ये कहाँ से आ गया, ये क्यों आ गया। अब वो कहता है भाई मेरी गलती क्या है, अगर तुम मतलब मैं तो सबके लिए बराबर हूँ, तुम मुझे समझ लो या पहले ही क्लास में समझ लेते, मेरी क्या गलती है। तुम कह रहे ये क्यों आ गया, बोले मैं तुम्हें नंबर देने के लिए आया हूँ, मैं आसान हूँ, बना लो मुझे, नंबर पा लो, तुम मुझसे भाग रहे हो। तो देखिए इसको बनाते हैं थोड़ा सा, देख रहे हैं आधा घंटा होने वाला है। तो ये डायग्राम के हिसाब से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे
आप डायग्राम देखिए ऐसे भी बना सकते हैं, डायग्राम ऐसे ही बना सकते हैं। इसमें कोई कसम खा के नहीं बैठा है कि डायग्राम जो है बिल्कुल जैसे दिया वैसे ही बनाते। चलिए मैं उल्टा बनाता हूँ, मैं ऐसे बनाऊंगा, मेरी मर्जी, मैं ऐसा बनाऊंगा, जो सॉल्यूशन दिया है उससे उल्टा बनाऊंगा। यहाँ पे 30 डिग्री का मतलब क्या होगा, जैसे ये वाला है तो ये कुछ इस तरीके का, ये हो गया 30 डिग्री, यहाँ पर ये बन रहा है 30 डिग्री, ये इसको उल्टा ही बना सकते थे हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, चाहे इधर बनाते चाहे इधर बनाते। मैं इधर बना लेता हूँ, अरे जिसे आता है उससे क्या डरने की जरूरत है। 30 डिग्री हो गया ये। तो अब यहां पर जो है आप देखेंगे कि यहां ये वाला ब्लॉक है, यहां पे देखिए ये वाला ब्लॉक है, दिस इज द ब्लॉक। तो ये ब्लॉक किधर की ओर आएगा बच्चों, ब्लॉक नीचे की ओर आएगा। हाँ किधर की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा। तो यहां पर जो है कुछ चीजें हैं जो कि हम बनाएंगे, यानी अलग से हम बनाएंगे। यानी अब ये मूवमेंट क्या है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट मिनिमम फोर्स एफ इज रिक्वायर्ड टू कीप अ 5 kg ब्लॉक एट रेस्ट। अच्छा, तो यहां पर कह रहा है कि यहां पर कितना फोर्स लगाएं हम जिससे कि ये रेस्ट में रहे। ये हुआ ना बात, ये हुआ ना बात कि यहां पर जो है एफ कौन सा फोर्स यहाँ खींच के रखें जिससे नीचे ना जाए। चलिए मिनिमम फोर्स बोल रहा है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम बोल रहा है। मैं समझ गया क्या ये बोलना चाह रहा है। मिनिमम मतलब कम से कम, ये वही लोग हैं जो कम से कम में खरीदारी करने वाले लोग हैं। और इसका मास कितना दे रखा है, तो इसका मास दे रखा है 5 kg, 5 kg का है। और का दे रखा है जी 0.25 म्यूएस दे रखा है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ इनके बीच में लगने वाला जो म्यूएस है वो है 0.25। ये सर तो खिचड़ी बना दी यहाँ पे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब कोई बात नहीं, बन गया तो बन गया, आगे बना लेंगे, क्या दिक्कत वाली बात है। अरे हमें उससे दिक्कत वाली क्या बात है यहाँ पे। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको एफ निकालना है, लेकिन पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम भी तो बनाएंगे। तो चलिए मैं 3 तक गिनती करूंगा और आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम FBD बनाना है, वीडियो पॉज करना है और उसके बाद फिर हम आगे काम करेंगे। 1 2 3 एंड पॉज। चलिए मैं उम्मीद करता हूं आपने इसका FBD बनाया होगा और इस पे आपने काम किया होगा। देखिए अब इसका हम थोड़ा सा इस पे कुछ पोस्टमार्टम किया जाए, इसको कुछ बनाया जाए। तो सबसे पहली बात तो देखिए ध्यान से, यहाँ जो F लग रहा है, ये जो F लग रहा है ये किसको रोकने के लिए लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये नीचे स्लाइड कर रहा था। अगर ये F नहीं लगता तो नीचे स्लाइड कर रहा था, तो जब नीचे स्लाइड कर रहा था तो फ्रिक्शन तो ऊपर की ओर ही लगेगा ना। अब ये मत समझ लेना तुम कि फोर्स ऊपर की ओर लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन जो है वो नीचे की ओर लगेगा, ना ना, ये फोर्स उसको ऊपर की ओर नहीं लेके जा रहा है। मेरी बात समझो, ये जो F लग रहा है बस रोकने के लिए है। अगर ऐसा होता कि इस F की वजह से ये ऊपर की ओर जाने लगता तब तो फ्रिक्शन नीचे की ओर लगता है, यानी कि ऐसे लगता। लेकिन अब ये F उसको आगे की ओर थोड़ी ना लेके जा रहा है, उसको तो खाली रोक रहा है, इतना ही चाहिए कि उसको रोक सके केवल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका फ्रिक्शन उधर की ओर ही लगेगा। तो जब आप इसका FBD बनाएंगे तो FBD कैसा बनेगा, देखिए इसका FBD बनाते हैं यहाँ पे। ये देखिए कुछ इस तरह से बना दिया हमने, है ना। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, तो ये वाला ये mg हो गया। हाँ जी सर ये mg हो गया। चलिए ये mg हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला जो है ये क्या है, F है। क्या है ये, F है, ठीक F है। फ्रिक्शन किधर की ओर लगेगा भाई, फ्रिक्शन किधर की ओर लगेगा, तो फ्रिक्शन जो है वो इधर की ओर ही लगेगा। Fs इधर की ओर ही तो लगेगा। हाँ बात तो सही है, फ्रिक्शन यहाँ पर जो है इधर की ओर लगेगा, Fs तो इधर ही लगेगा यहाँ पे। चलिए और क्या कुछ चीजें हैं, तो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं ना, फिर इसको कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं हम लोग, हमें क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो इस बार आपको फ्रेम लेना पड़ेगा कि आप कैसा फ्रेम लेना चाहते हैं। तो देखिए आपके पास चॉइस है फ्रेम का। इस बार देखिए फ्रेम जो है वो डिपेंड करता है, चाहे तो आप ऐसा फ्रेम भी ले सकते हैं, देखिए आप ऐसा फ्रेम भी ले सकते हैं। देखिए मैं इधर बना देता हूं, एक लाइन ऐसा आएगा, समझ में आ रहा है आपको, एक ऐसा आ गया यहाँ पे,
इस वाले डायरेक्शन का हम बात कर लेते हैं, और एक इसका जो है आप कैसा बात कर सकते हैं, इस वाले इधर इस तरीके का आप ये फ्रेम भी ले सकते हैं जहां ये 30 डिग्री है। मतलब आप देखिए यहां से कि ये वाला इस बार बाई ये हो गया, ये एक्स हो गया, या एक्स बाई जो भी आप मान लीजिए, इस तरीके का फ्रेम हो गया। और अगर आपको लगता है कि ये वाला फ्रेम लेना चाहिए था, जैसे पहले हम लोग लेते थे जहां ये बाई होता था ये एक्स होता था, तो आप इस फ्रेम से भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपको वो वाला फ्रेम लेना है कोऑर्डिनेट का जिसमें आपको थोड़ा सा इजी हो जाए, जहां आपको थोड़ा सा आसान हो जाए। तो यहाँ हमारी जो कोशिश होगी वो कोशिश होगी कि भाई हम ये वाला फ्रेम ले लेते हैं जिससे कि हम थोड़ा सा काम आसान कर लें। तो हम यही वाला फ्रेम आगे ले लेंगे, देखिए यही वाला आगे बढ़ जाएगा, यानी इंक्लाइंड की ओर लगने वाला एक हो गया, और बाकी इसका एक परपेंडिकुलर ले लेंगे, यानी कि कुछ इस तरीके का इधर वाला हो गया, ऐसा फ्रेम ले लेंगे हम लोग। तो इस फ्रेम के अकॉर्डिंग अब थोड़ा सा हमने क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो भाई हमने चालाकी किया ना, क्योंकि इस वाले लाइन में एफ भी आ रहा है, एफ एस भी आ रहा है, एम जी नहीं आ रहा है। तो अगर एम जी नहीं आ रहा है तो क्या होगा, एम जी नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, तो एम जी नहीं आ रहा है तो भाई एम जी को ब्रेक कर देंगे, और क्या करेंगे, इसके अलावा बचता ही क्या है भाई। तो एम जी को ब्रेक करेंगे तो इस वाले लाइन में ब्रेक करेंगे ऐसे, ये लो जी ब्रेक कर गया ना ब्रेक इधर की ओर। और एक कैसा ब्रेक हो जाएगा एम जी, इधर की ओर ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने दो लाइन लिया है ना, एक लाइन इधर की ओर लिया, एक लाइन इधर की ओर लिया है, दो लाइनें लिया है। अब देखिए ध्यान से, ये एम जी है, एंगल्स थोड़ा डिसाइड कर लेते हैं कि एंगल्स कितना होगा। तो एंगल्स अगर आप डिसीजन लेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर मिलाऊं तो यहाँ क्या बन रहा था, 30 डिग्री यहाँ बन रहा था, अगर यहाँ पर मिलाऊं तो 30 बन रहा था। तो ये यहाँ 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 के साथ से यहाँ फिर 30 बनेगा। नहीं समझ में आ रहा है आपको, क्या आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही, यहाँ 30 बन रहा है, ये लाइन खींचिए। तो अगर ये लाइन खींचेंगे आप, इसके पैरेलल खींचेंगे, तो यहाँ अगर ये 30 है तो अगला 30 कहाँ बनेगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर बनेगा। तो वहीं पर मैंने बना दिया, 30 बना दिया। तो ये 30 बन गया। 30 के हिसाब से अब आप देखेंगे कि ये वाला जो कंपोनेंट टूट गया, ये टूट गया एम जी साइन थीटा, तो साइन 30 हो गया यहाँ पर। और ये टूट गया एम जी कॉस 30 डिग्री टूट गया। चलिए जी, कॉस 30 टूट गया। लेकिन आपने एक चीज अभी तक नहीं बनाया है, और वो है नॉर्मल का फोर्स, जो कि टच में आने पर लगता ही लगता है। तो मैं ब्लू मार्कर से नॉर्मल का फोर्स यहाँ बना देता हूँ। ये बना दिया एफ एन, ये बना दिया हमने नॉर्मल का फोर्स। लो जी खुश रहो, तुम भी नॉर्मल का फोर्स डाल दिया। तो ये रहा अपना फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको हमने सारा एक्सपेंड कर दिया, तोड़ दिया। अब यहाँ से आपसे कहता है कि ब्लॉक रेस्ट में होना चाहिए। तो भाई ब्लॉक रेस्ट में तब होगा, एक देखो इधर तो उड़ नहीं रहा है, इधर थोड़ी ना उड़ रहा है ब्लॉक, कांटेक्ट तो छोड़ नहीं रहा है, तो एफ एन तो एम जी कॉस 30 के बराबर होने वाला है। ठीक, तो दो डायरेक्शन में हम लोग बात कर लेते हैं फोर्स को। अगर हम बात करते हैं नेट फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नहीं अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नहीं बोलेंगे, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड बोल सकते हैं। चलिए नेट फोर्स बात कर लेते हैं, कोई भी बात कर लो। दो डायरेक्शन हमने, एक तो हो गया एंड अलोंग इंक्लाइंड प्लेन हो गया, और एक हो गया अलोंग परपेंडिकुलर इंक्लाइंड प्लेन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, इस वाले डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, यहाँ पर भाई इक्विलिब्रियम में तो यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स हम लोग निकाल रहे हैं। तो एफ एन हो गया किसके इक्वल, एम जी कॉस 30 के इक्वल हो गया। चलिए एम जी कॉस 30 के इक्वल हो गया, यहाँ पर निकाल दिया हमने। अब उससे पहले कि मैं इंक्लाइंड प्लेन में आपको बताऊं कि कौन कौन से फोर्स लगेंगे, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि सर इधर की ओर दो फोर्स लग रहा है, इधर एक ही फोर्स लग रहा है, तो उसी में कुछ हिसाब किताब हम अपना कर लेंगे। चलिए ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, इधर की ओर लगने वाला फोर्स इधर लगने वाला फोर्स इक्वल कर देंगे, कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, तो अगर इंक्लाइंड में निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, एफ प्लस एफ एस इज इक्वल टू एम जी साइन 30 डिग्री। ये निकल गया ना अपना।
अच्छा यहाँ पर हमें एफ निकालना है, ये वाला जो है फाइंड आउट करना है अपना, ठीक। एम जी साइन थीटा में एम दे रखा, जी दे रखा, एफ एस भी आप निकाल सकते हैं। तो मैं इसके इक्वेशन 1 मान लेता हूँ ताकि आगे मैं कुछ सॉल्यूशन सोल्व कर पाऊँ, आगे चीज़ों को कर पाऊँ यहाँ पे। या इसको मैं एक काम करता हूँ कि इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, ताकि आगे देखिए इक्वेशन 1 और 2 हम लोग क्यों मानते हैं, तो इक्वेशन 1 और 2 हम लोग कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए, कहीं रेफरेंस देना हो तो हम बोल सकते हैं कि देखो जी मैंने इक्वेशन 1 से उठाया है, देखो मैंने इक्वेशन 2 से उठाया, तो ऐसा करने के लिए हम लोग बनाते हैं। इधर मैं आ जाता हूँ। तो अब यहाँ से सबसे पहले एफ एस निकालते हैं। एफ एस क्या होता है, एफ एस मैक्सिमम इसका पता कर लेते हैं कि एफ एस मैक्सिमम कितना लगेगा, चूंकि अब रेस्ट में रहना है तो एफ एस मैक्सिमम पता कर लेते हैं कि एफ एस मैक्स कितना लगेगा इसका। तो ये होता है म्यू एस इंटू एफ एन। तो यहाँ पर जो म्यू एस दे रखा है वो दे रखा है 0.25, दिस इज 0.25 मल्टीप्लाई एफ एन की बात करते हैं, एफ एन ये वाला है एफ एन एम जी कॉस 30 डिग्री, समझ में आ रहा है आपको, एम जी कॉस 30 डिग्री। चलिए तो एक काम करते हैं, एम जी कॉस 30 डिग्री को ऐसे ही रखते हैं, अभी ऐसे ही रखते हैं। वापस हम आते हैं किस पे, जरा इस पे आते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 2 पे आते हैं तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन 30 डिग्री माइनस एफ एस, आप एफ एस मैक्सिमम इसको कह सकते हैं, ठीक। तो यहां से आप देखेंगे जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे आप, तो ये हो गया एम जी साइन 30 डिग्री, ठीक। तो एम जी साइन 30 डिग्री है और ये है 0.25 एम जी कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ से आप एम जी निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए मैंने ऐसा किया था। तो एम जी यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ बच जाएगा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू मैं डायरेक्टली पुट कर दूँ क्या, चलो अगले स्टेप में करूँगा, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। माइनस इसको 0.25 को 25/100 कर देता हूँ मैं, ठीक, कॉस 30 डिग्री। अभी अपने पास सॉल्यूशन केवल रह गया, तो कैसे सोल्व करना है जी, तो सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करते हैं। कितना आ गया, m की वैल्यू कितनी है जरा बताना देख के, 5 के जी, 5 मल्टीप्लाई जी कितना ले रहे हैं हम लोग 9.8। साइन 30 कितना होता है जी, साइन 30 कितना होता है 1/2, अच्छा ठीक है 1/2 कर देते हैं, माइनस 25/100। अब ये बताइए cos 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, तो वही होता है जो sin 30 होता है। तब भाई इसका मतलब तो √3/2 हो गया वो, तो कर देते हैं ना फिर √3/2, √3/2 हो गया। चलिए ओके, सो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आप 1/2 भी कॉमन निकाल सकते हैं, यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं 9.8 डिवाइड बाई 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया 1 माइनस 25/√3, नीचे हो गया 100, तो यहाँ से ये कट कर देगा 4.9 में, तो आगे मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में 4 और 5 के 20 4 24, यानी 24.5 और ये हो गया 1, एलसीएम ले लेंगे 100, तो ये हो जाएगा, एलसीएम अगर 100 ले लेंगे तो ये हो गया 100 माइनस 25/√3, ये 100 भी इधर अगर आप ले आएंगे, इधर 100 आप ले आएंगे तो ये हो जाएगा 24.5/100, और अंदर क्या हो गया, अंदर हो गया 100 माइनस 25/√3, 100 माइनस 25/√3। अब यहाँ से आप चाहें तो 25 भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 25 यहाँ भी 25, तो 25 कॉमन लेंगे तो 24.5 दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है ये
24.5 यहाँ कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है, ऊपर कर देते हैं। 24.5 बाई 100 मल्टीप्लाई, अंदर से 25 निकाल लो, तो ये बच गया 4 माइनस √3 और क्या करोगे, क्या करें 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, तो 25 25 125 होता है, 5 हाथ में 12, 25 चौके 100 और 12 112, 2 हाथ में 11 और 25 दूनी 50 और 11 61 हो गया ये। और देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मैं डेसिमल सेट कर देता हूँ, 2 जीरो नीचे एक डेसिमल अपना इनका, तो 6.125 4 माइनस √3, ठीक है। आप √3 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ से फिर वो 6.25 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एफ की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, एफ की वैल्यू आ गई। इसने सोल्व किया है क्या आगे, इसने सोल्व करके बताया 13.89 न्यूटन बता रहा है ये, अच्छा 13.89 न्यूटन बता रहा है। तो 13.89 न्यूटन का मतलब है कि आप यहाँ पर कुछ पुट कर देना, देख लेना 13 पॉइंट, मैं नहीं लिख रहा, जो भी है आप ही सोल्व कर लेना, यहाँ पर यहाँ सोल्व कर लेना, आगे ये आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल में मैंने आपको बताया है। 46 मिनट हो गया है वीडियो लेंथ। तो कितने क्वेश्चंस हमने किया अभी तक, यानी कौन से क्वेश्चंस पर हैं अभी हम 14 पर हैं और हमने क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट किया था, यानी 11 12 13 14 4 क्वेश्चंस में पौन घंटा का समय दे दिया। तो मायने ये नहीं रखता है कि हमने 45 मिनट्स में 4 क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब ये 4 से अब 400 क्वेश्चन, 4000 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पार्ट में यहीं तक मैं रखता हूं, और बाकी अगले वाले जो है आप खुद से ट्राई करेंगे और खुद से ट्राई करके आप उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें जो है चाहे वो क्वेश्चन नंबर 16 हो, 17 हो या 18 हो, इसी के जैसा है। चलिए अगर आपकी डिमांड आती है, यानी कि आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर उन सवालों को भी आप सोल्व कर दें, तो मैं आपको बिल्कुल सोल्व करूंगा। और यदि आपसे वो खुद ही सोल्व हो जाते हैं तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं मुझे सोल्व करने की, जो मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना तो मैंने आपको सिखा दिया, अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही सारी चीज़ें बनेगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें, और कमेंट सेक्शन में अपनी बातें रख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।